गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर मानव में निषेचन का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, निषेचन की परिभाषा क्या होती है, निषेचन कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम निषेचन की परिभाषा और निषेचन के प्रकारों के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम निषेचन के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले निषेचन की यदि सिंपल सी हम डेफिनेशन बोले, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलकर युग्मनज बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी एक शुक्राणु होता है नर युग्मक, जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है, ये शुक्राणु या नर युग्मक है, ये अंडाणु या मादा युग्मक के साथ जुड़ेगा। तो नर युग्मक या शुक्राणु मादा युग्मक या अंडाणु के साथ जुड़ता है और इन दोनों के जुड़ने से युग्मनज संरचना का निर्माण होता है। तो नर तथा मादा युग्मक के आपस में मिलकर युग्मनज बनाने की क्रिया निषेचन कहलाती है, या हम ये बोल सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलकर युग्मनज बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब ये जो निषेचन क्रिया हो रही है, इसके अंदर दो प्रकार की प्रोसेसेस या प्रक्रिया संपन्न होती है। अब दो प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रिया इसके अंदर क्या होती है, पहली वाली को तो बोला जाता है युग्मक संलयन, दूसरी वाली को बोला जाता है उभय मिश्रण। युग्मक संलयन को हम कैरियोगेमी भी बोलते हैं और उभय मिश्रण को एम्फीमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, जैसे ये हमारे पास नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है और ये दोनों के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक हैं। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये इनके केंद्रक हैं। तो जब नर और मादा युग्मकों के प्राक केंद्रक भी इन्हें हम बोल सकते हैं, प्रोन्यूक्लियाई भी बोलते हैं, प्राक केंद्रकों का आपस में संलयन होता है। अब ये दोनों केंद्रक आपस में किस तरह जुड़ेंगे, अंडाणु के अंदर ये केंद्रक है, शुक्राणु इसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करके अपने केंद्रक को अंदर छोड़ देगा और ये दोनों केंद्रक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है और अंडाणु के केंद्रक के साथ शुक्राणु का केंद्रक जुड़ जाता है। तो दोनों युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन या जुड़ना युग्मक संलयन या कैरियोगेमी कहलाता है। सेकंड, दोनों युग्मकों के गुणसूत्रों का संलयन। अब केंद्रक के अंदर हम सबको पता है केंद्रक में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब दोनों केंद्रक आपस में जुड़ते हैं तो उसके बाद नर और मादा युग्मकों के गुणसूत्र भी आपस में जुड़ते हैं। नर युग्मक के गुणसूत्र मादा युग्मक के गुणसूत्र के साथ जुड़ जाते हैं, जिसे उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो दो चरणों के अंदर या दो पार्ट में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला युग्मक संलयन या कैरियोगेमी, दूसरा उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। युग्मक संलयन में नर और मादा के केंद्रक आपस में जुड़ेंगे। उभय मिश्रण में केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, नर युग्मक के केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मादा युग्मक के केंद्रक के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम से जुड़ते हैं, जिसे उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अधिकांश जीवों के अंदर निषेचन की जो क्रिया है फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। हम यहाँ मानव के अंदर निषेचन पढ़ रहे हैं, तो मानव में जो मादा है उसमें फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका जो संरचना पाई जा रही है, उसके अंदर एक भाग होता है एम्पुला, एक फूला हुआ भाग होता है एम्पुला। उस भाग के अंदर दोनों युग्मकों के मिलने की क्रिया या शुक्राणु और अंडाणु के आपस में जुड़ने की क्रिया संपन्न होती है। तो ये निषेचन की डेफिनेशन है, शुक्राणु अंडाणु का आपस में जुड़कर युग्मनज का निर्माण करना। दो पार्ट्स के अंदर है, एक युग्मक संलयन, एक उभय मिश्रण, और फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में यह क्रिया संपन्न होगी। इसके बाद निषेचन के दो मेन प्रकार या प्रमुख प्रकार है। पहले प्रकार को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, दूसरे प्रकार को हम अंत निषेचन कहते हैं।
अब इनके नाम के अंदर ही इनकी परिभाषाएं हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है तो उसे अंत्य निषेचन या आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब बाह्य निषेचन जो है अधिकांशतः जलीय माध्यम में संपन्न होता है। इसमें जीवों के द्वारा जल में ही शुक्राणुओं को त्याग दिया जाता है और अंडाणुओं को जल में त्याग दिया जाता है और जल के अंदर ही ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन में नर के द्वारा मादा के जनन तंत्र में या जनन नाल में शुक्राणुओं को उत्सर्जित या विसर्जित किया जाता है। यानी मादा के जो जनन भाग है, जनन तंत्र है, उसके अंदर शुक्राणुओं को डाला जाएगा और मादा के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो देखिए, बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक जलीय माध्यम में शरीर के बाहर मिलते हैं या मादा के शरीर के अंदर नहीं मिलेंगे। ये नर और मादा युग्मक जलीय माध्यम जल के अंदर ही शुक्राणु और अंडाणुओं को त्याग दिया जाता है, वहां पर ये आपस में मिल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जलीय जंतुओं में ज्यादातर पाया जाता है, जैसे लेबियो मछली के अंदर ये पाया जाएगा, मेंढक के अंदर ये बाह्य निषेचन पाया जाता है, तारा मछली के अंदर ये बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके बाद सेकंड है अंत्य निषेचन या आंतरिक निषेचन। नर और मादा युग्मक मादा जनन नाल में मिलते हैं, यानी ऐसा निषेचन है जिसमें नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया मादा की जनन नलिका के अंदर संपन्न होगी। नर के द्वारा जो शुक्राणु है उन्हें मादा की जनन नलिका में त्याग दिया जाता है और वहां शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल पक्षी है, मानव है, जितने भी जंतु हमें दिखाई देते हैं वो सारे के सारे जो जंतु है, स्तनधारी जंतु है, वो सबके सब के अंदर अंत्य निषेचन या आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो ये दो प्रकार के अंदर निषेचन को बांटा गया है, पहला बाह्य निषेचन, दूसरा अंत्य निषेचन या आंतरिक निषेचन। इसके बाद कृत्रिम वीर्य सेचन एक विधि होती है जिसका उपयोग हम पशुओं की नस्ल सुधार में करते हैं। सेकंड, जिन ऐसे दंपत्ति जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं उनके लिए भी इस कृत्रिम वीर्य सेचन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले वीर्य सेचन की परिभाषा है। तो वीर्य सेचन क्या होता है? अंत्य निषेचन में इस वाली प्रोसेस के अंदर नर द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणुओं को मुक्त किया जाता है। नर द्वारा अंत्य निषेचन में मादा के शरीर में जब शुक्राणुओं को मुक्त किया जाएगा या वीर्य को मुक्त किया जाएगा, क्योंकि वीर्य या सीमेन के अंदर ही शुक्राणु होते हैं, तो इस क्रिया को हम वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रोसेस को यदि कृत्रिम रूप से कराया जाए, यानी शुक्राणुओं को पहले निकाल लिया जाए, उन्हें परिरक्षित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मादा के जनन नाल के अंदर प्रवेश कराया जाए कृत्रिम रूप से, तो उसे हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। तो कृत्रिम वीर्य सेचन की डेफिनेशन क्या होगी? जब कृत्रिम रूप से संचित और परिरक्षित शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में मुक्त किया जाता है, यानी पहले शुक्राणुओं को हमने परिरक्षित कर लिया, संचित कर लिया, आवश्यकता पड़ी तो उन शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय के अंदर मुक्त कर दिया, तो इस क्रिया को कृत्रिम वीर्य सेचन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। इसके उपयोग पशुओं में नस्ल सुधार के अंदर उपयोगी है। जिन दंपतियों को संतान नहीं हो पाती है उनके अंदर इस कृत्रिम वीर्य सेचन विधि का उपयोग करके उनके लिए संतानों को रिप्रोड्यूस किया जाता है या उनके लिए संतानों को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है, उनके द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग पशुओं में नस्ल सुधार में और जिन दंपतियों के संतान नहीं होती है उनके लिए संतान प्राप्ति में किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम निषेचन के स्टेप्स या चरण है, यानी निषेचन की जो क्रिया है वो कौन कौन से चरणों के अंदर संपन्न होती है, उन स्टेप्स या चरणों को हमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ना है।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है निषेचन के पद या निषेचन के चरण। यानी निषेचन जो प्रक्रिया है वह 4 चरणों में संपन्न होती है। उन चरणों के बारे में हमें अब स्टडी करना है। तो निषेचन क्रिया का सबसे पहला चरण होता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। यानी सबसे पहली प्रोसेस, पहली स्टेप निषेचन क्रिया में ये होगी कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा। सेकंड स्टेप या चरण इसका ये होता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना। यानी शुक्राणु जब अंडाणु के पास पहुंच जाएगा उसके बाद शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। थर्ड स्टेप को बलकुटीय अभिक्रिया बोला जाता है, जिसमें बलकुट भाग में, अंडाणु के बलकुट भाग के अंदर अनेक प्रकार की प्रोसेसेस संपन्न होती है। और लास्ट जो इसका स्टेप होता है उसे प्राक केंद्रकों का संलयन बोलते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक है, प्रोन्यूक्लियाई है या प्राक केंद्रक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप इसके अंदर जो पढ़ते हैं हम, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमने एक परिभाषा पढ़ी है वीर्य सेचन की। यानी मैथुन क्रिया में नर द्वारा मादा की गर्भाशयी नाल हम योनि भाग को बोल सकते हैं, उसके पास 3 से 5 ml वीर्य या सीमेन को डाला जाता है, जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है वीर्य सेचन की डेफिनेशन। जब मैथुन क्रिया होगी तो उस दौरान नर द्वारा मादा की गर्भाशयी नाल या योनि वाले भाग के पास 3 से 5 ml सीमेन को डाला जाता है, जिसे वीर्य सेचन के नाम से जाना जाता है। अब जो सीमेन डाला गया है इसके अंदर 300 से 400 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं, लेकिन जो 300 से 400 मिलियन शुक्राणु है उनमें से केवल 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका में पहुंच पाते हैं। अब कारण क्या है कि 300 से 400 मिलियन थे लेकिन 100 ही पहुंच पाए। तो पहला रीजन इसका ये होता है, जो मादा जनन नाल या योनि भाग में जो अम्लीयता है उसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु के कारण अम्लीयता उत्पन्न हो रही है, लैक्टोबैसिलाई। तो उस अम्लीयता के कारण अनेक शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। सेकंड, जो योनि की एपिथीलियम है, इसका जो आवरण है, उसकी कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का भक्षण कर लिया जाता है। तो इसलिए 300 से 400 मिलियन शुक्राणु है, लेकिन फैलोपियन नलिका तक केवल 100 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। 2 रीजन है इसका। पहला, मादा जनन नाल की अम्लीयता के कारण अनेक शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। सेकंड रीजन है योनि की एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का भक्षण कर लिया जाता है। अब जो प्रवेश है किस तरह से संपन्न होगा उसे एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले मैथुन क्रिया हुई तो योनि या जनन नाल वाले भाग में शुक्राणुओं का त्याग कर दिया गया, सीमेन को डाल दिया गया। तो सीमेन में जो शुक्राणु है वो गर्भाशय वाले भाग से, ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये है गर्भाशय वाले भाग से होकर फैलोपियन नलिका की ओर गमन करते हैं। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है मादा जनन तंत्र का, फैलोपियन नलिका है। शुक्राणु इस मार्ग से होते हुए फैलोपियन नलिका की ओर गमन करेंगे, फैलोपियन नलिका की ओर जाएंगे। फैलोपियन नलिका के पास में ही ये स्ट्रक्चर अंडाशय है। ये जो स्ट्रक्चर है अंडाशय है। इस अंडाशय स्ट्रक्चर के द्वारा अंडाणु को फैलोपियन नलिका में मुक्त कर दिया जाएगा। अब फैलोपियन नलिका के अंदर शुक्राणु भी उपस्थित है और अंडाणु भी उपस्थित है, इसलिए ये दोनों आपस में मिलकर फैलोपियन नलिका में निषेचन कर लेते हैं। तो मार्ग जो होता है योनि मार्ग से गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं। इसके बाद शुक्राणुओं की जो गति की दर है 1 से 4 mm पर मिनट होती है। यानी 1 मिनट में ये 1 से 4 मिलीमीटर की दूरी को तय करते हैं। और इनकी गति का नियंत्रण गर्भाशय की संकुचन क्रिया द्वारा, ये जो गर्भाशय है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है, संकुचन क्रिया होगी, उसके द्वारा होगा। और दूसरा फैलोपियन नलिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा होता है।
ये जो फैलोपियन नलिका है इसके अंदर क्रमाकुंचन गतियां चलती है, एक बार फैलोपियन नलिका सिकुड़ती है, फैलती है, इस तरह की मूवमेंट गतियां इसके अंदर पाई जाती है जिन्हें हम क्रमाकुंचन गतियां कहते हैं। तो इन क्रमाकुंचन गतियों से, गर्भाशय के संकुचन से ये जो है शुक्राणु मादा गर्भाशय के अंदर प्रवेश करेंगे, आगे की तरफ ये फैलोपियन नलिका की ओर गति करेंगे। इनकी गति का नियंत्रण गर्भाशय से और फैलोपियन नलिका से होगा। अब मादा की गर्भाशय के अंदर जब शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ पर जब शुक्राणु आ जाएंगे तो यहाँ आने के कुछ समय बाद ये निषेचन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि जो शुक्राणुओं को त्यागा गया है वो निषेचन क्रिया के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो सीमेन भाग में वो थे उनके ऊपर सीमेन लिपटा हुआ है, अनेक प्रकार के इसमें द्रव्य जो है वो उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो इसको शुक्राणु को निषेचन क्रिया के लिए तैयार करने के लिए उस द्रव्य भाग को हटाया जाता है, शुक्राणु की पूरी तरह से सफाई की जाती है। इसलिए गर्भाशय के अंदर जाने के बाद कुछ समय बाद ही शुक्राणु निषेचन क्रिया के लिए सक्षम हो पाते हैं और अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की जो क्षमता है शुक्राणु की, उसे योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन कहते हैं। यानी एक ही जाति का शुक्राणु, जैसे समान जाति है, जैसे मनुष्य का यदि हम एग्जांपल ले, मनुष्य का शुक्राणु मनुष्य के अंडाणु को ही निषेचित कर सकता है। तो अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की जो क्षमता है शुक्राणु की, उसे योग्यतार्जन कहते हैं। अब इस क्रिया में एंटी फर्टिलाइजिन भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो अंडाणु की सतह पर होते हैं, शुक्राणु की सतह पर फर्टिलाइजिन पाए जाते हैं, वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एक अब समान जाति का शुक्राणु समान जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाता है, जिसे हम योग्यतार्जन कहेंगे। या शुक्राणु निषेचन क्रिया को करने के लिए जब अपने आप को सक्षम बनाते हैं, गर्भाशय के अंदर जाकर उन्हें सक्षम बनाया जाता है निषेचन क्रिया के, तो उस क्रिया को हम योग्यतार्जन कहते हैं। इसके बाद योग्यतार्जन क्रिया के अंदर होता क्या क्या है? शुक्राणु का कार्यकीय परिपक्वन होगा। स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक रूप से वो परिपक्व है, कार्यकीय रूप से परिपक्व नहीं है, इसलिए उनको कार्यकीय रूप से परिपक्व किया जाएगा। जब शुक्राणु पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, निषेचन क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं, तो शुक्राणु लयनकारी एंजाइम की सहायता से, यानी ये जो शुक्राणु है, स्ट्रक्चर हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, शुक्राणु की स्ट्रक्चर में ऊपरी भाग में इस तरह से एक्रोसोम पाया जाता है और इस एक्रोसोम के अंदर लयनकारी एंजाइम होते हैं। जैसे एंजाइमों का नाम है हाइल्यूरिनिडेज, जो एंजाइम है वो एक प्रमुख एंजाइम है, वो पाया जाएगा। तो ये जो शुक्राणु के एक्रोसोम वाले भाग में, शीर्ष वाले भाग में जो लयनकारी एंजाइम है, उनकी सहायता से अंडावरण, अंडे के आवरण को भेदेगा, अंडे के आवरण के अंदर छेद करेगा और उसके बाद वह अंडाणु के अंदर या अंड में प्रवेश कर जाता है। और ये पूरी प्रोसेस, शुक्राणु के अंडाणु तक पहुंचने की प्रोसेस लगभग 5 से 6 घंटे में संपन्न होती है। यानी शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। तो ये इस तरह से इसका पहला चरण कंप्लीट होता है निषेचन क्रिया में, जिसमें शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है और उसके पहुंचने का मार्ग ये होता है योनि भाग, योनि भाग से गर्भाशय भाग, गर्भाशय भाग से फैलोपियन नलिका में जाएगा। फैलोपियन नलिका में अंडाशय के द्वारा अंडाणु को मुक्त किया गया है, तो शुक्राणु अंडाणु दोनों उपस्थित है, इसलिए निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका के अंदर संपन्न हो जाती है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम निषेचन का सेकंड चरण पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। निषेचन की क्रिया का पहला चरण शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना होता है।
जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच जाता है तो निषेचन की क्रिया का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। उस दूसरे चरण को हम शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश कहते हैं। यानी इस चरण के अंदर शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। अब इस चरण में बेसिकली होता क्या है, जैसे एक अंडाणु है, अंडाणु के पास शुक्राणु आता है, तो जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पास पास आते हैं, अंडाणु के द्वारा एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। अंडाणु के द्वारा एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाएगा बाहर की ओर, जिसे फर्टिलाइजिन के नाम से जाना जाता है। और इस फर्टिलाइजिन के अंदर शुक्राणु को अपनी ओर आकर्षित करने वाले या शुक्राणु को जोड़ने वाले स्थल होते हैं। इन स्थलों पर शुक्राणु अपने एंटी फर्टिलाइजिन स्थलों से जुड़ जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन स्थलों से शुक्राणु फर्टिलाइजिन पर उपस्थित शुक्राणु स्नेही स्थलों से जुड़ जाता है। इन फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की आपस में क्रिया से ही अंडाणु और शुक्राणु आपस में चिपकते हैं। और फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन हर जाति के लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे मानव जाति है तो इसका फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन अलग प्रकार का होगा, चूहा है तो उसके अंदर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अलग प्रकार का होगा। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के जाति विशिष्ट होने के कारण ही समान जाति का शुक्राणु समान जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाता है। एक जाति का शुक्राणु दूसरी जाति के अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। इसके बाद जब अंडाणु की सतह पर यह शुक्राणु इन क्रियाओं के द्वारा अटैच हो जाएगा, एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन की प्रोसेस हुई और दोनों की प्रोसेस से अंडाणु की सतह पर जो शुक्राणु है वो चिपक जाता है। अब शुक्राणु के चिपकने के बाद शुक्राणु का जो एक्रोसोम वाला भाग होता है उसके द्वारा सबसे पहले स्पर्म लाइसिन प्रोटीन का सिक्रेशन किया जाता है। यानी जैसे ही अंडाणु शुक्राणु से चिपका, एक्रोसोम वाले भाग के द्वारा स्पर्म लाइसिन प्रोटीन का सिक्रेशन होगा। स्पर्म लाइसिन एक अम्लीय प्रोटीन होता है और यह अंडाणु के चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण है, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस आवरण को भेदकर या इस आवरण को घोलकर शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के लिए मार्ग बनाता है। यानी इस स्पर्म लाइसिन के द्वारा अंडाणु के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को हटाया जाता है और उसको हटाकर शुक्राणु को अंदर प्रवेश कराया जाता है। और स्पर्म लाइसिन के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है हाइलुयूरोनिडेज एंजाइम। और हाइलुयूरोनिडेज एंजाइम हाइलुयूरोनिक अम्ल के बहुलक को घोलने का कार्य करता है। यानी इस एंजाइम का काम है हाइलुयूरोनिक अम्ल का जो बहुलक है उसे यह हाइलुयूरोनिडेज एंजाइम घोल देता है। ये हाइलुयूरोनिक जो अम्ल है कोरोना रेडिएटा की, ये जो कोरोना रेडिएटा हम देख रहे हैं इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं कहते हैं, उनको आपस में जोड़े रखता है। यानी ये जो सारी सेल्स है इन सेल्स को आपस में जोड़ने रखने का काम हाइलुयूरोनिक अम्ल का बहुलक करता है। तो इस आवरण को तोड़ने के लिए जो एंजाइम स्रावित होगा उसका नाम है हाइलुयूरोनिडेज एंजाइम। तो स्पर्म लाइसिन में हाइलुयूरोनिडेज एंजाइम है, ये कोरोना रेडिएटा की जो ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं हैं उनको जोड़े रखने वाले हाइलुयूरोनिक अम्ल के बहुलक को घोल देता है। यानी इन कोशिकाओं को हटा देता है, कोशिकाओं में से शुक्राणु के जाने के लिए मार्ग बना देता है। सेकंड, इस कोरोना रेडिएटा परत को घोलने में कोरोना भेदन एंजाइम भी सहायता करता है। शुक्राणु जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगा तो स्टार्टिंग में इस परत को तोड़ने की स्टार्ट करने का कार्य कोरोना भेदन एंजाइम द्वारा किया जाएगा। उसके बाद स्पर्म लाइसिन में जो हाइलुयूरोनिडेज एंजाइम है वह
ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं को हटा देता है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग बन जाएगा। अब इस मार्ग के बाद ये वाली लेयर हट गई तो जोना पेलुसिडा की परत रह जाती है। तो जोना पेलुसिडा की परत को घोलने का कार्य एक्रोसिन नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है ये जोना पेलुसिडा है। इस जोना पेलुसिडा की परत को घोलने का कार्य एक्रोसिन एंजाइम करेगा और ये सभी एंजाइम शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में उपस्थित होते हैं। तो जब इन सभी एंजाइमों की क्रिया होगी, सारे जो आवरण है अंडाणु के चारों ओर वो हट जाएंगे, तो शुक्राणु आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इसे हम जो लिखा हुआ है इसे एक बार रीड कर लेते हैं, इससे हमें और अच्छा समझ में आए। सबसे पहले अंडाणु द्वारा स्त्रावित रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजिन है। फर्टिलाइजिन की सतह पर शुक्राणु स्नेह स्थल उपस्थित है। तो इन शुक्राणु स्नेह स्थल से शुक्राणु अपने एंटी फर्टिलाइजिन स्थल के द्वारा जुड़ जाता है। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की अंतःक्रिया से अंडाणु और शुक्राणु आपस में चिपक जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इसके बाद शुक्राणु का जो एक्रोसोम भाग है स्पर्म लाइसिन प्रोटीन मुक्त करेगा। स्पर्म लाइसिन प्रोटीन का काम है अंडाणु के आवरण को घोलकर शुक्राणु के लिए मार्ग बनाना, यानी जो अंडाणु के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा का, जोना पेलुसिडा का, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जा रहा है उसे घोलकर और शुक्राणु के प्रवेश के लिए मार्ग बनाने का कार्य इस स्पर्म लाइसिन अम्लीय प्रोटीन का है। इसके अंदर हाईली उपस्थित जो हाइड्रोयूरोनिडेज एंजाइम है वो हाइड्रोयूरोनिक अम्ल बहुलक को घोलता है। यह अम्ल कोरोना रेडिएटा की ग्रैन्युलोसा, ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं हैं, इन ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं को जोड़े रखता है। ये सेल्स जो है ये ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है, ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं होती है, तो इन्हें जोड़े रखने वाला अम्ल हाइड्रोयूरोनिक अम्ल है, तो उसको हटाने का काम, उस बहुलक को घोलने का काम हाइड्रोयूरोनिडेज एंजाइम करेगा। यह अम्ल कोरोना रेडिएटा की ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं को जोड़े रखता है। जब ये अम्ल का बहुलक घुलेगा तो ये कोरोना रेडिएटा की ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं अलग अलग हो जाएगी। स्टार्टिंग में कोरोना को भेदने का काम, कोरोना रेडिएटा को घोलने का काम कोरोना भेदन एंजाइम करेगा, यानी दो एंजाइम यह काम करते हैं इस परत को घोलने में, कोरोना भेदन एंजाइम और हाइड्रोयूरोनिडेज एंजाइम, ये सब स्पर्म लाइसिन में उपस्थित है। एक्रोसिन जो एंजाइम है वो इस कोरोना रेडिएटा के अंदर पाई जाने वाली इस जोना पेलुसिडा परत को घोलने का कार्य करता है। जब ये परतें घुल जाती है तो जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस डायग्राम से पूरी इसकी प्रोसेस शो हो रही है। जैसे पहले अंडाणु की संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्तनधारियों में या मानव में किस प्रकार का अंडाणु है। सबसे अंदर इसमें प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा का आवरण है, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा का आवरण है। अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तर्कुतंतु ध्रुव है, प्रथम पोलर बॉडी इसके अंदर पाई जा रही है, यानी कि इसके ऊपर अंडाणु की सतह पर तीन परतें हैं, प्लाज्मा झिल्ली, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। इन तीनों को हटाकर ही शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर पाएगा। अब जैसे बहुत सारे शुक्राणु आए अंडाणु के पास, उनमें से जो शुक्राणु है एक शुक्राणु अंदर की तरफ इन तीनों भित्तियों को घोलकर इसके अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। और इस प्रवेश करने की क्रिया में फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहले तो जुड़ने में दोनों को, और प्रवेश करने की क्रिया में स्पर्म लाइसिन जो अम्लीय प्रोटीन है उसके एंजाइम, हाइड्रोयूरोनिडेज एंजाइम, कोरोना भेदन एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम, ये सभी एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और इन एंजाइमों की सहायता से शुक्राणु अंडाणु की ऊपर उपस्थित आवरण को भेदकर अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया का सेकंड स्टेप, सेकंड चरण शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश संपन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चरण होता है उसे हम बलकुटीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट चरण बलकुटीय अभिक्रिया होगा, जिसे हम इसके बाद स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निषेचन की क्रिया में दो चरणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला चरण शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना था,
और दूसरा चरण शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश था। इसके बाद जो तीसरा चरण होता है उसे बलकुटीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी तीसरा स्टेप या तीसरा चरण निषेचन का होगा बलकुटीय अभिक्रिया। अब बलकुटीय अभिक्रिया होती क्या है, जैसे ही अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है उन्हें हम बलकुटीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहला तो अंडाणु के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके बलकुट क्षेत्र में, यानी जैसे अंडाणु की स्ट्रक्चर है, ये अंडाणु है, ये इसका कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है पूरा। तो कोशिका द्रव्य में जो परिधीय भाग होगा, परिधि वाले भाग में कुछ कण उपस्थित होते हैं, इस तरह के बलकुटीय कण पाए जाते हैं। परिधि वाले भाग में कुछ कण पाए जाएंगे, इन कणों को बलकुटीय कण कहते हैं। तो इन बलकुटीय कणों के द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं। ये एंजाइम अंडाणु की सतह पर उपस्थित शुक्राणु स्नेही स्थलों या शुक्राणु को आकर्षित करने वाले स्थलों में रूपांतरण कर देते हैं। जब इन शुक्राणु स्नेही स्थलों में रूपांतरण होगा तो अन्य शुक्राणु अंडाणु की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं या अन्य शुक्राणु अंडाणु की सतह से नहीं जुड़ पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेंज आता है बलकुटीय कण अंडाणु पर जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जा रही है, ये अंडाणु पर पाई जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली है। तो बलकुटीय कण इस प्लाज्मा झिल्ली को निषेचन झिल्ली के अंदर बदल देते हैं, यानी बलकुटीय कणों के द्वारा इस प्लाज्मा झिल्ली को निषेचन झिल्ली में बदल दिया जाता है और यह निषेचन झिल्ली एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। यानी एक शुक्राणु अंदर आ गया, उसके बाद यह निषेचन झिल्ली अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश नहीं होने देगी। नेक्स्ट स्टेप में इसमें अंडाणु और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली के संयोजन स्थल पर अंडाणु के कोशिका द्रव्य के द्वारा एक उभार बनाया जाता है जिसे हम निषेचन शंकु कहते हैं। अब निषेचन शंकु कैसे बनेगा, जैसे एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश किया, शुक्राणु का प्रवेश हुआ अंडाणु में, ये हमारा स्पर्म है, इस स्पर्म का प्रवेश अंडाणु में हुआ, तो यहाँ जब कांटेक्ट होगा अंडाणु और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली का तो उस स्थान पर एक शंकु के तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह कौन की तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम निषेचन शंकु कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को निषेचन शंकु कहा जाता है। तो यहाँ अंडाणु और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली जिस जगह पर जुड़ी है वहां पर अंडाणु का कोशिका द्रव्य इस निषेचन शंकु या उभार का निर्माण कर देगा। ये निषेचन शंकु शुक्राणु को अपने अंदर निगल लेता है और अंदर निकलने के बाद ये संकुचित हो जाता है, यानी पहले अंदर इसके अंदर शुक्राणु आ जाएगा, इसके बाद जो ये निषेचन शंकु है इसने इसको शुक्राणु को अंदर लिया, ये शुक्राणु अंदर गया, इसके बाद ये निषेचन शंकु पूरी तरह से संकुचित हो जाता है जिसके कारण जो अन्य शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो निषेचन शंकु का निर्माण होता है। निषेचन शंकु ने पहले अंदर लिया, अंदर लेने के बाद वो बंद हो जाता है, तो बंद हो जाएगा तो अंडाणु में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश के लिए स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट, अंडाणु के अंदर कुछ परिवर्तन इन अभिक्रियाओं के द्वारा आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली है या निषेचन झिल्ली जो है उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। अब अंडाणु को निषेचित हो चुका है तो अन्य क्रियाओं में भाग लेना है, युग्मनज को बनाना है, इसलिए इसकी प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है। पदार्थ आसानी से इसके अंदर जा सकते हैं, जल का ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आवागमन होगा। दूसरा, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन और डीएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, डीएनए जो है उसकी मात्रा भी इसके बाद बलकुटीय अभिक्रिया के बाद अंडाणु में बढ़ जाती है। तीसरा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। अंडाणु के अंदर सोडियम आयन बढ़ जाते हैं, पोटेशियम आयन बढ़ जाते हैं, कैल्शियम आयन बढ़ जाते हैं जो आगे अंडाणु में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। और ये अंडाणुओं में जो परिवर्तन हुए हैं इन परिवर्तनों की क्रिया को हम अंडाणु का सक्रियण भी कहते हैं।
इन चेंजेस के कारण एक प्रकार से अंडाणु सक्रिय हो रहा है। तो बलकुटीय अभिक्रियाएं इस प्रकार से संपन्न होती है। अब इसका हम ब्रीफ में रिवीजन करते हैं किस तरह से बलकुटीय अभिक्रियाएं होंगी। एक अंडाणु था, उसके अंदर शुक्राणु प्रवेश कर गया, तो अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य है उसके बलकुट क्षेत्र में उपस्थित बलकुटीय कण कुछ क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम बलकुटीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो बलकुटीय कण है उनके द्वारा एंजाइमों का स्त्रवण होगा। ये एंजाइम पहला चेंज करते हैं अंडाणु की जो कोशिका की झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, उस पर उपस्थित शुक्राणु स्नेही स्थलों में चेंज कर देंगे, जिससे अन्य शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगला चेंजेज ये किया जाता है, बलकुटीय कण अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को निषेचन झिल्ली के अंदर बदल देते हैं, जिससे जो अन्य शुक्राणु है या एक से अधिक शुक्राणु है उनका प्रवेश रुक जाता है। नेक्स्ट चेंज, अंडाणु और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली जहां मिलती है वहां पर निषेचन शंकु का निर्माण होगा। यह एक शुक्राणु को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और उसके बाद ये संकुचित हो जाता है, जिससे अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश रुक जाता है। इसके अलावा अंडाणु में इस दौरान जो परिवर्तन होते हैं वो प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? पहला, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है। दूसरा, प्रोटीन और डीएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है। तीसरा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिन्हें हम अंडाणु का सक्रियण कहते हैं। यानी अंडाणु अब निषेचित हो चुका है, उसमें प्राक केंद्रक आकर मिलेंगे, नर और प्राक केंद्रक, उसके मिलने के लिए अंडाणु एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है, जिसे अंडाणु का सक्रियण कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है, जिसे नर और प्राक केंद्रक का संलयन या नर और प्राक केंद्रकों का मिलना कहा जाता है। नर प्राक केंद्रक शुक्राणु से आता है, मादा प्राक केंद्रक अंडाणु से आता है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निषेचन के स्टेप्स या चरण में हमारा अगला जो चरण, लास्ट चरण है, प्राक केंद्रकों का संलयन। अब इसमें सबसे पहले एक शब्द का उपयोग किया है हमने, प्राक केंद्रक। तो प्राक केंद्रक को हम प्रोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। ऐसा केंद्रक जो विभाजन की अवस्था में होता है उसे प्राक केंद्रक कहा जाता है। अब यहाँ नर केंद्रक जो है वो भी विभाजन की अवस्था में है, शुक्राणु का केंद्रक भी विभाजन की अवस्था में है, इसलिए उसे प्राक केंद्रक बोला है। वो इंटरफेज अवस्था में होता है। जो शुक्राणु का प्राक केंद्रक है, शुक्राणु का केंद्रक है, वो इंटरफेज में है, इसलिए उसे प्राक केंद्रक बोला है, नर प्राक केंद्रक बोला है। और अंडाणु भी द्वितीय परिपक्वन विभाजन में होता है, अर्थात अंडाणु का केंद्रक भी द्वितीय परिपक्वन विभाजन में है, इसलिए उसे हमने मादा प्राक केंद्रक बोला है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अंडाणु में प्रवेश के बाद शुक्राणु का सिर और मध्य भाग 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। जैसे ये अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर जब शुक्राणु प्रवेश करेगा, इस मार्ग से शुक्राणु ने अंदर प्रवेश किया, ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर गया। शुक्राणु के प्रवेश जब होता है तो उसका पूंछ वाला भाग बाहर रह जाता है और इसका शीर्ष भाग और मध्य खंड जो होता है वो अंदर जाता है। यानी शुक्राणु का शीर्ष भाग और मध्य खंड अंदर जाता है, बाकी जो पूंछ वाला हिस्सा है वो बाहर ही रह जाता है, अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है। तो शुक्राणु जब अंदर प्रवेश करता है तो इसका सिर वाला भाग और मध्य भाग 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। यानी यहाँ पर अंदर प्रवेश करने के बाद यह इस कंडीशन में आ जाता है, यानी इसका सिर वाला भाग नीचे हो जाता है और मध्य खंड ऊपर हो जाता है। अब इसके कारण मध्य भाग, शुक्राणु की संरचना में हमने पढ़ा था, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है प्रमुख रूप से और तारककाय सेंट्रियोल पाया जाता है। तो जब मध्य भाग आगे की तरफ हो जाएगा 180 डिग्री पर घूमकर, ये ऐसे था, ऐसे घूम गया 180 पर, तो मध्य भाग आगे हो गया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारक केंद्र आगे आ जाते हैं। इस वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और जो तारक केंद्र है वो आगे की ओर आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे आगे परिपक्वन में, आगे डेवलपमेंट के अंदर ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र जो है आगे जाकर तरकु उपकरण बनाता है। अब शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करेगा तो अंडाणु में द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है। अंड जनन के लेक्चर में हमने पढ़ा था अंडाणु में द्वितीय परिपक्वन विभाजन निषेचन के समय होता है। वहां पर अंड जनन में हमने पढ़ा है एक द्वितीयक oocyte या द्वितीयक अंड कोशिका होती है, उसी अवस्था में अंडाणु रहता है। जब अंडाणु के पास शुक्राणु आएगा या अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन होगा तो उसमें द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होगा। तो शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो अंडाणु में द्वितीय परिपक्वन विभाजन होगा, जिससे मादा प्राक केंद्रक और द्वितीयक ध्रुवीय काय बनते हैं। मादा प्राक केंद्रक को हम अंड कोशिका भी बोलते हैं। अंड कोशिका के अंदर जो केंद्रक बनेगा उसे मादा प्राक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो उसका निर्माण हो गया, एक द्वितीय ध्रुवीय बॉडी या पोलर बॉडी का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद जो तारक केंद्र आगे आया था उसका अभी हमने ऊपर बताया, तारक केंद्र के विभाजन से तरकु उपकरण बनता है। तरकु उपकरण अंडाणु जब निषेचित हो जाएगा तो उसके आगे जो अंडाणु से अंडाणु और शुक्राणु केंद्रक मिलकर युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा तो आगे के विभाजनों में यह तरकु उपकरण सहायता प्रदान करता है। अब नर प्राक केंद्रक, ये शुक्राणु अंदर एंटर हो गया था, 180 डिग्री पर घूम गया था। अब आगे की कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो नर प्राक केंद्रक है, जैसे शुक्राणु था, शुक्राणु का जो नर, ये नर प्राक केंद्रक है। नर प्राक केंद्रक मादा प्राक केंद्रक की ओर, ये जैसे मादा प्राक केंद्रक है, ये है मादा प्राक केंद्रक, इसे बोलते हैं मादा प्राक केंद्रक। ये है नर प्राक केंद्रक। तो नर प्राक केंद्रक निषेचन पथ या भेदन पथ के द्वारा मादा प्राक केंद्रक की ओर गति करता है। तो नर प्राक केंद्रक एक पथ के द्वारा मादा प्राक केंद्रक की ओर गति करता है, यानी ये नर प्राक केंद्रक जो शुक्राणु का केंद्रक है इस तरह से मादा केंद्रक की ओर गति करेगा। और जिस पथ से ये मादा प्राक केंद्रक की ओर गति करता है, ये जो पथ हमें दिखाई दे रहा है, इस पथ को निषेचन पथ या भेदन पथ कहा जाता है। यानी नर प्राक केंद्रक जिस पथ से मादा प्राक केंद्रक की ओर गति करेगा, भेदन पथ या निषेचन पथ के नाम से उसे जाना जाता है। इस प्रोसेस के बाद नर प्राक केंद्रक जब पूरी गति कर लेगा तो गति करने के बाद ये मादा प्राक केंद्रक के पास पहुंच जाता है। ये नर प्राक केंद्रक है, निषेचन पथ के द्वारा इसने गति की और गति करके किसके पास पहुंच जाएगा, मादा प्राक केंद्रक के पास। मादा प्राक केंद्रक के पास पहुंचकर ये दोनों आपस में मिलते हैं और इन दोनों के आपस में मिलने से युग्मनज का केंद्रक बनता है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे युग्मनज का केंद्रक कहते हैं। युग्मनज का केंद्रक इसे बोला जाता है। तो इस प्रकार जब अंड कोशिका का निषेचन हो गया है, नर प्राक केंद्रक मादा प्राक केंद्रक आपस में मिल गए हैं और उसके अंदर युग्मनज केंद्रक बन गया है, तो इस निषेचित अंड कोशिका को युग्मनज के नाम से जाना जाता है। और जब इन दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी 4 चरणों में निषेचन की प्रोसेस संपन्न होती है। पहला शुक्राणु का अंडाणु तक जाना, दूसरा शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश होना, तीसरा बलकुटीय अभिक्रियाएं और चौथा चरण होता है प्राक केंद्रकों का संलयन। इन 4 प्रोसेस में निषेचन कंप्लीट होगा और नर प्राक केंद्रक और मादा प्राक केंद्रक आपस में मिलकर युग्मनज केंद्रक बनाते हैं जो युग्मनज का निर्माण करता है। इस युग्मनज से आगे जाकर भ्रूण का निर्माण होगा। उस भ्रूण के निर्माण को हम अगले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि मानव के अंदर भ्रूणीय विकास या भ्रूणीय परिवर्तन किस प्रकार से पाया जाता है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। मानव में निषेचन में हमारा लास्ट टॉपिक है निषेचन का महत्व, यानी जो निषेचन क्रिया पाई जा रही है वह मानव में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। तो इसके अंदर सबसे पहला है इसका महत्व निषेचन क्रिया का। निषेचन जो क्रिया है वह अंडाणु के पूर्ण परिपक्वन में सहायक होती है। हम जानते हैं कि अंडाणु के अंदर केवल प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है निषेचन से पहले। जब निषेचन क्रिया होगी तो उसके बाद उसमें द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होगा, जिससे अंड कोशिका और द्वितीयक ध्रुवीय काय बनते हैं और अंडाणु का पूर्ण परिपक्वन होता है। तो निषेचन क्रिया अंडाणु के पूर्ण परिपक्वन में सहायक होती है। इस क्रिया के द्वारा अंडाणु को पूर्ण रूप से परिपक्व किया जाता है। सेकंड, उभय मिश्रण जो क्रिया है, उभय मिश्रण हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्राक केंद्रक आपस में मिल रहे हैं उस क्रिया को बोला जाता है उभय मिश्रण। तो उभय मिश्रण क्रिया से निषेचित अंड में द्विगुणित अवस्था का विकास होता है। द्विगुणित अवस्था कैसे विकसित होगी? शुक्राणु के अंदर n क्रोमोसोम है, शुक्राणु के अंदर है गुणित क्रोमोसोम n का मान है 23। अंडाणु के अंदर भी n क्रोमोसोम है 23। दोनों आपस में मिलेंगे, जो युग्मनज बनेगा उस युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी ये कौन सी अवस्था होती है? द्विगुणित। तो निषेचन क्रिया में जो उभय मिश्रण क्रिया होती है उससे निषेचित अंड में द्विगुणित अवस्था का विकास होता है। द्विगुणित अवस्था युग्मनज के अंदर 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होंगे। थर्ड, शुक्राणु के तारक केंद्र द्वारा निषेचित अंडाणु में विदलन का प्रेरण किया जाता है। यानी शुक्राणु का जो तारक केंद्र सेंट्रियोल था निषेचित अंडाणु में विदलन या समसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा, और जिसके कारण निषेचित अंडाणु से युग्मनज बनता है और उसके बाद युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। फोर्थ, निषेचन के द्वारा नर और मादा के पैतृक गुणसूत्रों के मिश्रण से लक्षण संतानों में पहुंचते हैं। यानी नर गुणसूत्र शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में जो पैतृक गुणसूत्र पाए जा रहे हैं उन दोनों पैतृक गुणसूत्रों का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, जिससे माता और पिता के लक्षण संतान के अंदर पहुंच पाते हैं। फिफ्थ, निषेचन क्रिया में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है जो परिवर्धन के लिए आवश्यक होती है। बलकुटीय अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें अनेक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उपापचयी क्रियाएं होंगी। पारगम्यता को बढ़ाया जाएगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयनों को इकट्ठा किया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। तो इन सभी उपापचयी क्रियाओं का उपयोग आगे परिवर्धन में होता है। परिवर्धन का मतलब है जो नर और मादा केंद्रक से युग्मनज बना है उससे भ्रूण का विकास और भ्रूण से जीव का विकास। तो उस परिवर्धन के अंदर इन सभी उपापचयी क्रियाओं के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निषेचन क्रिया उद्विकास में सहायक है। अभी हमने पढ़ा है एक नर, ये नर के गुणसूत्र है, ये मादा के क्रोमोसोम है। तो नर के अंदर से आधे लक्षण जा रहे हैं, मादा के अंदर से आधे लक्षण जा रहे हैं। तो जो नई संतान उत्पन्न होगी, युग्मनज से आगे संतान बनेगी, तो संतान के अंदर आधे लक्षण पिता के, आधे लक्षण माता के हैं। फिर अगली पीढ़ी में यही कॉम्बिनेशन चलेगा, आधे लक्षण पिता के, आधे लक्षण माता के। तो इस प्रकार लक्षणों का जो मिश्रण हो रहा है या गुणसूत्रों का जो मिश्रण हो रहा है उसके कारण निषेचन उद्विकास की क्रिया में सहायक होता है। जीवों के विकास की क्रिया में इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। लास्ट, लिंग निर्धारण में सहायक है। अब लिंग निर्धारण में क्यों सहायक है? शुक्राणु के अंदर क्रोमोसोम होते हैं लिंग निर्धारण करने वाले XY। तो ये XY क्रोमोसोम जब मादा के XX क्रोमोसोम से मिलेंगे तो इन XY क्रोमोसोम के द्वारा ही होने वाली संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है। क्योंकि यदि X वाला क्रोमोसोम मिला, ये क्रोमोसोम जो नंबर है 22 + XY,
और 22 प्लस एक्स एक्स होते हैं। जैसे नर के अंदर 22 प्लस एक्स वाई पाए जा रहे हैं, मादा में 22 प्लस एक्स एक्स पाए जा रहे हैं। तो जब इनके अंदर क्रोमोसोम का बदलन होगा, एक्स वाई जो क्रोमोसोम है उनके द्वारा लिंग निर्धारण का कार्य किया जाता है। ये 22 जोड़े अलिंगीय क्रोमोसोम है, इन्हें हम लिंगीय क्रोमोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो पाए जा रहे हैं वो अलिंगीय है, और जो एक्स वाई या एक्स एक्स पाए जा रहे हैं उन्हें लिंगीय क्रोमोसोम बोला जाता है। लिंग निर्धारण की प्रोसेस में हमने पढ़ा है, जब ये 22 जोड़े गुणसूत्र, या फिर हम बोल सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई, ये 22 जोड़ी है, ये भी 22 जोड़ी है अलिंगीय गुणसूत्र, जिन्हें हम 44 बोल सकते हैं। 44 प्लस एक्स वाई नर में है, 44 प्लस एक्स एक्स मादा में है। इससे दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं नर में, एक 22 प्लस एक्स वाले, एक 22 प्लस वाई वाले। मादा के अंदर एक ही प्रकार की अंडक बनते हैं, अंड कोशिका बनती है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ये वाला इससे मिलता है तो हमें प्राप्त होगा 44 प्लस एक्स एक्स यानी पुत्री। ये वाला इससे जुड़ेगा तो 44 प्लस एक्स एक्स पुत्री। ये वाला इससे जुड़ता है 44 प्लस एक्स वाई पुत्र। ये वाला शुक्राणु यदि इस वाले अंडाणु से जुड़ेगा 44 प्लस एक्स वाई पुत्र। तो इस प्रकार जो निषेचन क्रिया है उसमें जो शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा है वह नर युग्मक या शुक्राणु लिंग निर्धारण की क्रिया में सहायता करता है, उसके द्वारा लिंग निर्धारण की क्रिया में सहायता की जाती है। तो ये सारा हमने पूरा निषेचन मानव के अंदर किस प्रकार होता है, निषेचन के प्रकार क्या है, निषेचन की परिभाषा क्या है, निषेचन के अंदर कौन कौन से चरण पाए जाते हैं और निषेचन का महत्व क्या होता है, उन सब के बारे में स्टडी किया है। इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा मानव में निषेचन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो युग्मनज बनाया है उससे भ्रूण का विकास किस प्रकार होगा, भ्रूण किस तरह से डेवलप होता है उसके बारे में, या मानव में भ्रूणीय परिवर्तन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। यदि किसी को मानव में निषेचन टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट्स के अंदर उस प्रॉब्लम को पूछ सकता है। इसके अलावा और भी जो लेक्चर क्लास 8 से संबंधित या टॉपिक से संबंधित डाले गए हैं वो लगातार आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है और आप उसे देखकर आगे के लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा एक बेल आइकन होता है यूट्यूब में, उसको दबाकर भी आप नोटिफिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।